नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। आज है दिव्यांग दिवस। जैसे कि जानते हैं आप कि दिव्यांग जैसा ही पैदा होता है उसके साथ समस्याएं खड़ी हो जाती है, लेकिन उन समस्याओं से कैसे लड़ते हुए हमारे ये दो भाई आज देश में नाम कमाए हैं, इसी की स्टोरी आज हम बताने वाले अपने चैनल में। हमारे साथ है गुरुदेव भाई जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर है, और आप हैं जनक भैया, ये भी इंटर क्रिकेट टीम में मौजूद हैं। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। गुरुदेव सर, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार दोस्तों। सर, मैंने सुना है कि आपने 2019 में दिव्यांगों का जो वर्ल्ड कप होता था वो जीत कर इंडिया लाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सबसे पहले प्यारे भारतवासियों, जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं पूरे भारत में, उन सबको दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब हम इंग्लैंड गए तो ऐसे कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इंग्लैंड जैसे देश में जाके हम जीत के आएंगे, क्योंकि वहाँ की जो खेलने की जो सबको लगता है कि इंग्लैंड जाना एक सपना होता है, लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा चेंज है। भारत की जो विकेट ही है वो थोड़ी कम बाउंसी है, लेकिन इंग्लैंड के जो विकेट है वो बहुत बाउंस वाले हैं, और साथ में वहाँ पे एयर जो हवा है वो चलती रहती है। उन परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय टीम ने अभ्यास मैच से लेके आखिरी फाइनल मैच तक इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, और हमें जो सुलक्षण कुलकर्णी है, जो कोच थे इंडिया के, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया, और सारे खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की। पिछले 30 सालों का जो क्रिकेट चल रहा था दिव्यांग का, किसी ने बोला नहीं, सोचा नहीं कि इस प्रकार से ये खिलाड़ी देश के लिए कर सकेंगे। लेकिन हम वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद वहाँ की जो विकेट थी वो भारत के पूरे विपरीत थी। वहाँ के विकेट्स एकदम उछाल वाले हैं और हवाएं वहाँ पे चलती रहती है, इसलिए इंग्लैंड में खेलना एक ड्रीम जैसे होता है। उन विकट परिस्थितियों में भी भारतीय टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, और उसका सारा श्रेय जितने भी मैनेजिंग स्टाफ है और कोच है सुलक्षण कुलकर्णी, उनको देता हूँ। उन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, और हमारे जो मैनेजिंग स्टाफ था और साथ में एसोसिएशन थी, और उसमें सारे खिलाड़ी जिन्होंने अपना जी जान लगा के वहाँ पे प्रदर्शन किया और भारत को वर्ल्ड कप चैम्पियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उस टीम का हिस्सा मैं बना और मुझे बहुत खुशी हुई। तो देव से ऐसा भी हुआ जैसे कि मेन इंडिया क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप जीतते आती है, वैसे कुछ आप लोग का भी स्वागत हुआ होगा, ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में तो हुआ, मुंबई एयरपोर्ट पे लगा कि वो सारे बैंड नगारे बाजे वगैरह सब चीज़ें हमें मिली, और बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि जब वर्ल्ड कप जीतना सारे कोई भी खिलाड़ी रहे उसका एक ड्रीम रहता है, और इस ड्रीम को हम कैसे पूरा करेंगे हमने वो सोच के वहाँ से जब भारत लौटे तो हमें स्वागत तो मिला, लेकिन जिस प्रकार से खिलाड़ियों के साथ नॉर्मल खिलाड़ियों के साथ गवर्नमेंट और बाकी एसोसिएशन सारी चीज़ें करती है, हमारे साथ उस प्रकार नहीं हुआ। हमारी न्यूज़ वही रहती थी जहाँ स्पोर्ट्स न्यूज़ चलती है। अगर कोई इंडिया टीम चैम्पियन बनती है तो फ्रंट लाइन पे आती है, हमारा न्यूज़ बस वहाँ तक ही सीमित था। लेकिन हम देश के लिए खेलने गए थे, और देश के लिए खेलना एक सौभाग्य की बात होता है, तो हमने देश के लिए खेला, ना कि ये सोचा कि हम फ्रंट पे आए। बाकी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि इन खिलाड़ियों को किस प्रकार से हाईलाइट करना है, इन खिलाड़ियों को किस प्रकार से ट्रीट करना है, और गवर्नमेंट का भी एक उत्तरदायित्व होता है कि जो भी खिलाड़ी देश के लिए खेलता है उसका एक अच्छे तरीके से स्वागत हो, और उसके साथ पार्शलिटी ना करते हुए केवल उसके टैलेंट को देखा जाए, उसके स्किल को देखा जाए, ताकि आने वाला भविष्य उस खिलाड़ी का अच्छा बने। आपको लगभग कितना साल हो गया क्रिकेट खेलते हुए, और उसमें आपने क्या क्या अचीवमेंट पाई हैं? जी, मैं पिछले 15 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मेरा सबसे पहला जो
मैच था, उत्तर प्रदेश के खिलाफ था और लखनऊ से मैंने शुरुआत की थी। और जब मैं क्रिकेट शुरू की थी तब सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, कोई उल्टा सीधा बोलता था, लेकिन तभी मुझे बुरा लगता था। और जब धीरे धीरे मुझे समझ आई क्रिकेट के बारे में, तब मैंने उन चीज़ों को अवॉइड किया और अपनी पॉजिटिव चीज़ें क्या है उसके ऊपर फोकस किया। और आज समाज में मैं एक उदाहरण और मिसाल की तरह पेश हूँ। आज लोग उसी रास्ते से मैं जाता हूँ तो वही लोग मुझे बोलते हैं, अरे यार ये देखो इंटरनेशनल क्रिकेटर आ गया है, बहुत देश के लिए खेला है, इंडिया टीम का कैप्टन है। तो वो जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन जब एक क्रिकेट का दौर शुरू था तो समस्याएं बहुत थी, क्योंकि घर की परिस्थिति बराबर नहीं थी। समाज में परिवार में रहना है तो 2 टाइम का खाना भी चाहिए, साथ में फिटनेस भी चाहिए और खेल के लिए पैसा भी चाहिए। तो इन चीज़ों को मैं उस प्रकार से मैनेज करता था कि किस प्रकार से कैसे करना है। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। जैसे वो चोर बाज़ार रहता है शनिवार, तो मेरे पास जूते नहीं रहते थे, तो मैं वो जूते शनिवार बाज़ार में जाता था और 50-60 रुपये में वो ख़रीद कर जब प्रैक्टिस के लिए जाता था। तो वैसे दौर मैंने समय गुजारा और आज परिस्थिति चेंज हुई और उस परिस्थिति का सामना करके आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और देश के लिए खेला हूँ। तो उसका फील बहुत ही यानी बता नहीं सकता मैं। तो मैं ये भी जाना हूँ आपके बारे में कि आप 2012 से लेकर 2018 तक कप्तान भी रह चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के, जो डिसेबल लोगों का जो क्रिकेट टीम बना है भारत का, उसके आप कैप्टन रह चुके हैं। तो वो कैप्टन का दौर में आपने क्या क्या मैच जीते और क्या अचीवमेंट रहा? जब 2005 से लेके 11 तक मेरा नेशनल टीम पे परफॉर्मेंस देखा गया था और उस नेशनल टीम के परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो दौर था पाकिस्तान का था। पाकिस्तान में पाकिस्तान की ज़मीन पर भारतीय तिरंगा लहराया हमने और उसकी खुशी हमें बता नहीं सकते। जब हम पाकिस्तान गए थे तो सारे लोग बोलते थे कि यार कुछ भी हो वहाँ से मैच जीत के आना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच बहुत ही क्लोजली होते हैं और कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम क्रिकेट खेल भावना से खेलते हैं। तो जब क्रिकेट खेलने वहाँ गए तो सारे लोगों में एक उत्साह था, एक विश्वास था कि भारतीय टीम जीत के आएंगी, क्योंकि हमारे टीम के जितने भी खिलाड़ी थे सारे एक से एक खिलाड़ी थे। सबके पास उनका कुछ ऑलराउंडर थे, कुछ बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी करते थे। उस समय में रवि पाटिल ने वहाँ पे पाकिस्तान में 100 रन मारे थे और हमने वनडे सीरीज़ 3-0 से वहाँ से जीता। उसके बाद T20 सीरीज़ रही, T20 भी हमने 1-0 से जीता। और ऐसा हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान की ज़मीन पर वाइट वॉश करके जब भारत लौटे तो बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और हमारा वो पहला इंटरनेशनल टूर था। उस टूर में सारे लोग नए थे, नए होने के बाद भी बहुत बेहतरीन खेले और जीत हासिल की। और जीत हासिल होने के बाद हमें एक नई ऊर्जा मिली, क्योंकि पहले क्रिकेट टोटली दिव्यांगों का बंद था और वहाँ का जो पाकिस्तान का टूर हुआ उसके बाद पता चला कि आने वाला जो समय है दिव्यांगों के खेल के लिए अच्छा हो सकता है। तो वहाँ से खिलाड़ियों को नया प्लेटफॉर्म मिला और आज इतने खिलाड़ी हैं भारत में कि हर जगह जाओ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड लड़के मिलते हैं और अपनी खेल और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो हमारा जो टूर था पाकिस्तान से शुरू हुआ और इंग्लैंड तक के जारी रहा, जिसमें हम साउथ अफ्रीका गए, अफ़गानिस्तान गए, बांग्लादेश के साथ खेले। तो ये सारी सीरीज़ें हम दिन ब दिन जीत के गए और भारत का नाम रोशन करते। गुरुदेव भैया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या अभी आप जो मेन क्रिकेट की टीम खिलाड़ी होते हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, उनके साथ कभी खेल खेले आपने? जी हाँ, मैं सबसे पहले 2011 का जो वर्ल्ड कप था वहाँ पे विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे मौका दिया और 2011 में मैं नेट प्रैक्टिस बॉलर के रूप में वहाँ पे उनके साथ में प्रैक्टिस की। ओके। और उनके साथ में जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे फीलिंग आती थी कि मैं जो भी
भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं उनके साथ प्रैक्टिस करके मुझे बहुत यानी खुशी हुई, क्योंकि उनके साथ प्रैक्टिस करना भी एक बड़े गर्व की बात होती है। तो उनके सानिध्य में मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली, और कुछ जैसे चीज़ें रहती थी कि बैटिंग का फोकस कैसे करना है, कोचिंग कैसे करता है, फील्डिंग कोच कैसे रहता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत चीज़ें मुझे वहाँ सीखने को मिली। और 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जब भी टीम नागपुर में आती है तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन मुझे सपोर्ट करता है, मुझे बॉलिंग के लिए बुलाता है। यह एक दिव्यांग खिलाड़ी होने के नाते समस्त नागपुर शहर के लिए गौरव की बात है। अब मैंने ये भी सुना है आप एक बार सचिन तेंदुलकर को भी क्लीन बोल्ड कर चुके हैं, क्या था वो किस्सा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जब वो किस्सा 2012 का था, जब भारतीय टीम का जो टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड के साथ था। तो इंग्लैंड और भारत का जब वहाँ पे जामठा में टेस्ट मैच था तो वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे भी नेट प्रैक्टिस बॉलर था मैं। उस मैच में के पहले प्रैक्टिस सेशन होता था, और प्रैक्टिस सेशन में जब क्रिकेट के भगवान हैं जो साक्षात सचिन तेंदुलकर जी वहाँ पे आए, और उन्होंने जैसी उनकी एंट्री हुई तो पलक झपक मेरी नज़र यकीन नहीं हो सका कि मैं इस क्रिकेट के भगवान को देख रहा हूँ। तो जब उनको देखा, एंट्री की, और उनके सामने रिक्वेस्ट रखी गई कि सचिन जी आपको गुरदास राउत बॉलिंग करना चाहते, तो उन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसके बाद मैं बहुत खुश हो गया। अब लगा कि मैं सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग डालूँगा। तो जैसे ही बॉल डाला तो पहली बॉल मैंने वाइड डाल दी। अच्छा। बहुत बड़ा वाइड डाल दिया। सचिन तेंदुलकर जी को लगा कि यार ये तो एक्साइटमेंट में, या उसको लगा कि वो डर गया होगा। तो मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि गुरदास ऐसा सोच बोले कि वहाँ पे सचिन नहीं कोई और है। तो जैसे फिर मैं फॉलो थ्रू में वापस जा रहा था, और तो मन ही मन में सोच रहा था कि गुरदास, जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर का पूरे विश्व में नाम है, तुम्हें भी अपनी प्रतिभा का यहाँ पे टैलेंट दिखाना होगा, स्किल दिखाना होगा। तो वो चीज़ मैंने सोची, और उसके बाद जब सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका, यह ऐसा सीन डबल क्रिएट होगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उसके पहले जब 2011 में सचिन तेंदुलकर को डेल स्टेन बॉलिंग कर रहे थे, तो डेल स्टेन ने उनको भी प्लानिंग के साथ बॉलिंग की थी। डेल स्टेन ने पहले जब इन स्विंग डाला तो सचिन तेंदुलकर जी ने उसको कवर के ऊपर से 4 रन मारे, और जब उसी टप्पे पे आउट स्विंग डाला तो सचिन तेंदुलकर कीपर के हाथों आउट हो चुके थे। तो वो सीन मेरे ध्यान में था। तो मैंने जैसे पहला टप्पा डाला तो सचिन तेंदुलकर जी को इन स्विंग बॉल आई, उन्होंने कवर के ऊपर से खेल दिया। बाद में उसी टप्पे पे जब मैंने आउट स्विंग डाली तो सचिन तेंदुलकर की गिल्लियाँ भी कर दी। और उस दिन का मैं क्या आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन मोमेंट वो था। उस दिन मैं रात भर सोया नहीं और सारे लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हुए, कोई बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। एक्साइटमेंट मेरा बहुत ही था। और जब सबसे बड़ी बात उस दिन सचिन तेंदुलकर ने बोली, वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला, आप जैसे खिलाड़ियों को देखकर हम सीखते हैं और आप हमारे प्रेरणा स्थान हो। आप इसी तरह देश के लिए खेलते रहे और ज़िंदगी में कभी निराश मत होना। और जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल यकीनन मिलता है। तो वो चीज़ें मुझे मोटिवेट करती रहती थी, हर बात याद दिलाती है। जब मैं कभी निराश होता हूँ, हताश होता हूँ, तो इन चीज़ों को मैं, जो मेरी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको मैं सामने लाता हूँ। ऐसा नहीं कि जीवन में सारे लोगों को समस्याएं रहती है, लेकिन उन चीज़ों को आप याद करो उस समय में जो आपको एनर्जी देती है। तो एनर्जी देने का काम उस समय की जो बातें थे मेरे को होता था। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत गोल्डन मोमेंट थी और उस चीज़ को मैं भूल नहीं सकता। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने निराशा की बात की है, तो बचपन में आपको कुछ ऐसी कंडीशन आई जब आपको निराशा हाथ लगी हो,
या किसी ने आपको तौहीन कर दिया हो, ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ? क्योंकि ज़्यादातर दिव्यांग लोग जो होते हैं उनके साथ ये समस्या रहती है कि उनके आसपास के जो बच्चे होते हैं वो उन्हें डिमोटिवेट कर देते। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। कोई भी दिव्यांग खिलाड़ी रहो या दिव्यांग व्यक्ति रहो, उसको कुछ ही लोग ऐसे हैं जो समाज में उनको अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको निगेटिविटी फैलाते हैं। उनको बार बार टॉर्चर करना, उनको गलत तरीके से बातें करना, उनका यानी कॉन्फिडेंस तो बढ़ाने की सोचो एकदम मॉरल डाउन कर देते, इस प्रकार से गलत चीज़ें उनके खिलाफ़ बोलते हैं। तो ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी जब समाज में रहते हैं तो उनको हर चीज़ों का फेस करना पड़ता। जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कहीं अपने फैमिली के साथ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लोग अदर तरीके से उनको कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को मैं सारे दिव्यांग खिलाड़ियों या व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के आप पीछे मत रहो, क्योंकि ये लोग केवल पैर खींचने का काम करते हैं। आपको सही मार्गदर्शन जो करते हैं, जैसे मेरे जीवन में मेरे माता पिता और पिताजी मेरे गुरुदेव की तरह है। मेरे पिताजी मुझे बार बार हर चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए, कभी भी निगेटिव आती है तो हमेशा वो मुझे पॉजिटिव बातें ही बताते हैं। और साथ में हमारे गुरुदेव है, उनको मैं फॉलो करता हूँ। और मेरे अंकल जी है श्री नामदेव जी राउत, मेरी आंटी है लता राउत, वो भी मुझे गाइड करती है। और दिव्यांग क्रिकेट में श्री उत्तम मिश्रा, संजय भोस्कर सर और रवि चौहान सर, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं ये मुकाम हासिल कर चुका हूँ। क्योंकि अगर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डिसेबल नहीं रहती तो मैं गुरदास राउत कौन रहता ये किसी को भी पता नहीं चलता। तो मैं तहे दिल से महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डिसेबल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेरे जैसे कितने भी प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है और पूरे महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत में उन्होंने नाम रोशन किया है। तो जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं, मैं उनको एक मैसेज देता हूँ कि आप जीवन में जो भी कठिनाई आती है उन कठिनाइयों का आप सामना करना सीखिए, क्योंकि अगर आप परिस्थिति का सामना करते हो तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। और आप चार दीवार के अंदर न रहते हुए चार दीवार बाहर करके इस ज़माने को देखिए। ज़माने में बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो आप चुनिए उसे जो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग आपको हमेशा सही गाइडेंस करेंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे, सही चीज़ों के ऊपर लेके जाएंगे। मैं तो जीवन में जो निगेटिव लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करता हूँ और जो पॉजिटिव लोग हैं उनको फॉलो करता हूँ। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, शिवाजी महाराज हो गए। ये लोगों ने समाज में एक अपना उदाहरण पेश किया, जिसके कारण आज पूरे विश्व में इनकी ख्याति प्राप्त है। तो ऐसे लोगों को आप फॉलो करें, उनके विचार अपने मन में रखिए और निगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकालिए। गुरुदेव सर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे अभी एक आध क्वेश्चन और करेंगे। पर हमारे साथ एक भाई और है, जनक भाई, जो कि नेशनल क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं। जनक भाई, आप नेशनल क्रिकेट टीम में कैसे आए और आप उस पर कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? शॉर्ट में आंसर दीजिए। सर ऐसा है कि मैं पहले गलियों में खेलता था, तो मुझे जो बस्ती में खेलते हुए देखे थे, जैसे हमारे मतीन भाई जी है, उन्होंने मुझे बस्तियों में खेलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे हैंडीकैप क्रिकेट के बारे में बताया और मुझे उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। और उन्होंने पहले टूर्नामेंट जो था गोंदिया में जो आयोजित की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उसमें मुझे एज अ विकेट कीपर सिलेक्ट किया गया था। और वहाँ पर मैंने विकेट कीपिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि मुझे लखनऊ में होने वाले नेशनल के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद में मैं कभी पीछे पलट के भी नहीं देखा और उसके बाद में कई सारे नेशनल मैंने खेले, लखनऊ में, दिल्ली में, चेन्नई, इन सभी जगहों पे मैं नेशनल खेलने गया और धीरे धीरे अपना मुकाम हासिल किया। और अभी ऐसा है कि आज मैं क्रिकेट के साथ साथ लोगों का, यानी जो हमारे हैंडीकैप जो दिव्यांग खिलाड़ी है उन लोगों को आगे बढ़ाने की भी सोचता हूँ। तो इसीलिए जो फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर, जिनका मैं सह सचिव हूँ,
उसके थ्रू नागपुर के जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो फिर किसी भी इसमें से रहे, उन लोगों की मदद करना, उन लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म देना, ये सब काम अभी मैं गुरुदास राउत जी जो हमारे साथ है उनके साथ मिलकर वो मुझे कभी भी गाइडेंस करते रहते हैं। साथ में धीरज सर है, हमारे सारंग सर है, सचिन ठोमरे साहब है और अनिल कोटांगले जी, इन लोगों के मार्गदर्शन से आज मैं दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, आप तो कितने देश के लिए काम कर गए हो, नाम रोशन कर गए, देश विदेश जा गए हो, तो आपको सरकार की तरफ से क्या मिलता है? यानी सरकार आपकी क्या मदद करती है, क्या या आपको सरकार से क्या मदद होना? देखिए, सरकार ने, मैं एक ही बोलूँगा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ भेदभाव ना करें। जैसे वोमेंस का एक वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें वोमेंस टीम रनर अप रही थी, तो पार्टिसिपेट खिलाड़ियों को वहाँ पे 50-50 लाख रुपए दिया गया था। 50 लाख रुपए। लेकिन हमारे बोर्ड की तरफ से अभी आवेदन गया है, तो उसके ऊपर उसकी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी तरह से मैं बोलूँगा कि जिस प्रकार से उन खिलाड़ियों के साथ बर्ताव किया जाता है, तो दिव्यांग खिलाड़ी, हम तो दिव्यांग पैदा ही हुए, लेकिन हमको हमारे स्किल, टैलेंट और जो हमारे अंदर जो चीज़ें हैं उनकी, कम से कम उनकी तो रिस्पेक्ट करो। हम तो ऐसे नहीं बोल रहे कि हमको वो सारी चीज़ें दो, लेकिन हमारे साथ हम भी देश के लिए खेल रहे हैं। तो आप यही बोलूँगा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ समान बातें रखकर हमें भी उस प्रकार का प्लेटफॉर्म दीजिए जिस प्रकार से अदर खिलाड़ियों को दिया जाता है। आज हमारे लिए एक शर्म की बात है, मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ और हमारे नागपुर में सारे एक से एक खिलाड़ी है, लेकिन पूरे नागपुर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक मैदान नहीं है। लेकिन उसके लिए हम लड़ रहे हैं, सारे एसोसिएशन इकट्ठा हो रही है और आने वाले समय में एक दिव्यांग खिलाड़ियों का एक मैदान होगा और उसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करनी चाहिए हमें, और जितने भी इंडस्ट्रियल लोग हैं उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए, ना कि किसी एक केवल गवर्नमेंट को ही बोला जाए। गवर्नमेंट ने बस खिलाड़ियों के साथ जो उसके टैलेंट है, उसका परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर फोकस करके उसके ऊपर न्याय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आगे दे दिया जाए। तो आपको ऐसा नहीं लगता सरकार आपके साथ सौतेला व्यवहार टाइप का कुछ कर गई है? सरकार सौतेला व्यवहार करे ना करे, हम तो सबसे पहले देश के हैं, देश के नागरिक हैं, हमको मतदान का अधिकार है और वो सारी चीज़ें बनाने में भूमिका लोगों की रहती है। तो लोगों की सोच हमें बदलना है। आज लोगों के सामने हम अपना देश के लिए खेल के जब आते हैं तो वही लोगों को पता चलता है कि ये देश के लिए खेला है। उसी प्रकार हम सरकार को भी जगाना चाहेंगे और उनको बताना चाहेंगे कि आप कम से कम खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट कीजिए। खिलाड़ियों को उसके जितना वो मेहनत करता है, फिटनेस करता है, उसका खेल का जो आप खर्चा देखोगे तो इतना रहता है कि उसको सारी चीज़ें मेंटेन करना है, फैमिली को संभालना है, दिन में स्ट्रगल करना है। किसी के पास नौकरी नहीं रहती, कि कोई बेरोजगार रहता है, कोई समाज में कम से कम अपने घर भी चला सके, इसका भी उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं रहती। कोई प्राइवेट जॉब करता है तो कोई किसी के यार कोई पेपर बांटेगा, कोई दूध बेचेगा, कोई ना कोई सारी चीज़ें करते रहता है, लेकिन तभी भी खेल खेलता है। क्यों? क्योंकि उसको खेल में इंटरेस्ट होता है, उसमें रुचि होती है, और खेल खेलने के बाद हम देश के लिए खेल सकते हैं, वो भाव उसमें होता है, उसके कारण वो खेल खेलता है। लेकिन सरकार ने इन चीज़ों को भी क्या बोलते बा उसमें ध्यान देना चाहिए कि ये खिलाड़ी केवल खेल तो नहीं रहे लेकिन देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जो जिस प्रकार से बाकी खिलाड़ी विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर, ये देश के लिए नाम रोशन कर रहे हैं, तो हमारे जैसे दिव्यांग खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप कम से कम उनके ऊपर भी ध्यान रखिए जिस प्रकार से इन खिलाड़ियों के रखते हैं। जैसे कि आप बता गए लोग नाम रोशन कर गए, मैं ये भी देखा कि मीडिया वाले जब ये लोग मैच जीत के आते हैं तो तुम बड़े बड़े बैनर पोस्टर के साथ फ्रंट पेज में लगाते हैं, लेकिन आप जैसे जब दिव्यांग लोग जैसे कि उस समय जब आप लोग जीत के आते हो तो आप लोग को एक कोने में छोटा सा दिखाते हैं, तो ये क्या मीडिया वालों का भेदभाव भी है आप लोग के साथ? कुछ मीडिया वाले हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और कुछ मीडिया वाले चाहते हैं कि हमारे से भी कुछ आउटपुट मिले, तो
ऐसा नहीं कि मीडिया कभी कभी सौतेला व्यवहार कभी कभी सौतेला व्यवहार करती भी है, कभी नहीं भी करती है, लेकिन मैं उनको एक ही बताना चाहता हूँ कि आप ही एक जरिया हो, आप ही एक माध्यम हो कि जिसको जीरो से हीरो बना सकते हो। बिल्कुल। अगर हमारा जो नॉर्मल स्पोर्ट्स पे न्यूज़ आता है तो उसको एक छोटा सा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता है तो ठीक है, लेकिन कोई बंदा अगर दिव्यांग खिलाड़ी नेशनल में मेडल लाता है, नेशनल में विनर होता है, चैम्पियन होता है, इंटरनेशनल में चैम्पियन होता है, तो सारे मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव चीज़ से देखो कि ऐसे खिलाड़ी अपने सारे राज्य में तैयार हो और अपने नागपुर का नाम हर जगह रोशन हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उन हमारे जैसे खिलाड़ियों को अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे तो उसको उस लेवल का हाईलाइट करें जिस तरह से आप बीसीसीआई और इधर दूसरे खेलों को हाईलाइट करते हैं। गुरु सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपकी डिसेबिलिटी है तो आपकी शादी हो पाई है या नहीं हो पाई? अभी पिछले साल ही मेरी शादी हुई और अच्छा। शादी होने के बाद भी मुझे बहुत से लोग बोलते थे कि आप इतना टाइम क्रिकेट को और वो सारी चीज़ें आप करने में सक्षम नहीं रहोगे, लेकिन मैं उस ईश्वर का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जैसे मैं खेल में इंटरेस्ट रखता हूँ उसी प्रकार मुझे भी जो मुझे मेरी पत्नी लाइफ पार्टनर दी है वो बहुत ही अच्छी दी है और वो भी मुझे सपोर्ट करती है और हमेशा बोलती है कि आप खेलते रहिए जब तक आपकी फिटनेस है और सारी चीज़ें आप देश के लिए खेलते रहिए और घर की जो जिम्मेदारी वो मेरी है। तो मुझे मेरी वाइफ हमेशा सपोर्ट करती है और हमेशा उन चीज़ों के ऊपर ध्यान करने के लिए कहते हैं जिस प्रकार से आप दिव्यांग खिलाड़ियों का स्तर बढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें मैं संभालने को तैयार हूँ। तो आपकी जोड़ी जो है क्या विराट कोहली और अनुष्का मैम जैसी है? ऐसा मैं मान सकता जी, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तो नहीं, लेकिन गुरदास और धनश्री की तो जोड़ी है। तो देखा आपने, हमारे साथ गुरु सर थे और जनक भाई थे जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। दिव्यांगता को अपने आड़े कभी नहीं लाना चाहिए, आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ता है। समाज में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, उनको एक कान से सुन के आपको दूसरे कान से निकालना होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये मोटिवेशनल जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे भाइयों का जो हौसला है और बढ़े और इसी प्रकार के देश का नाम वो रोशन करते गए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्ते।